हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जिसमें हम क्या लेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स भी। हमने अभी तक क्या आपको बताया हुआ है, कैश फ्लो का क्वेश्चन बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट समझाया। उसके बाद हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस डाले, हर पॉइंट पर लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन सबको। आज हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके पास जो है पीडीएफ की लिंक है आपके पास, उस लिंक को आप प्रेस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने बताया था कि क्या करना है आपको, कि अगर जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, बैलेंस शीट गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है और उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स है। तो व्यूअर्स क्या करना होता है आपको सॉरी, कि अगर कोई चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में है एंड बैलेंस शीट में भी उससे रिलेटेड, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो होगा ही ना, बैलेंस शीट में और एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो आपको उसका अकाउंट बनाना है, ये बात याद रखनी है। और जब आप एक बार अकाउंट बना लेते हो ना, तो फिर आपको इंफॉर्मेशन कहां से देखनी है, फिर आपको उस अकाउंट में से इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं अगर, तो पहला पॉइंट जो है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स का प्रोविजन है 21-22 में 73,000। अब आप ये चेक करो कि क्या प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो बैलेंस शीट में भी गिवन है। देखो लायबिलिटी साइड में देखो आप, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, 3 नोट नंबर है। नोट नंबर जब आप 3 में आते हो तो वहां प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। इसका मतलब ये कहेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स जो है बैलेंस शीट में भी है और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो यानी कि एक तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है ना, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। हमने प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड जो है एब्सोल्युटली एक वो वीडियो डाली है जिसके अंदर आप टैक्स से रिलेटेड बात को समझाया है। क्या है देखिए जरा, देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी साइड की आइटम है ना, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। तो क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है 70,000, ठीक है। एंड बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 68,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग 21-22 में आपने 73,000 का प्रोविजन मेंटेन करा, तो प्रोविजन यहां पर आता है ना। स्टेटमेंट, ये हमने उसमें बताया था जिसके अंदर प्रोविजन का अकाउंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोविजन मेड 73,000 का। अब अगर मैं इन दोनों को बैलेंस करूं, दोनों साइड को बैलेंस करूं तो क्या आता है, ये आ गया 1,43,000, ठीक है। और ये भी इस तरफ भी 1,43,000 आ गया। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो 8 5 13, 7 और 7 14, 75,000। तो ये मेरा आ गया टू बैंक अकाउंट, यानी हमने इतना टैक्स पे कर दिया और इतने का हमने प्रोविजन बनाया। क्यों जानना ये जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो उसमें जब आप ऊपर ऐड करते हो नेट प्रॉफिट के अंदर, हमें चाहिए कितने का प्रोविजन बनाया। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रखा है 73,000 का, और लास्ट में माइनस करते हैं कितना टैक्स पे करा, तो कितना टैक्स पे करा, 75 पे करा। ये हम लास्ट के ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक है। अब इसके अलावा क्या है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स पहले हम पढ़ रहे हैं। हम ना ऐसे करते हैं, अपने इसमें इस कॉर्नर में लिखते जाते हैं कि टैक्स के कितना पे करा, 75,000, क्योंकि अभी मैं बोर्ड रब कर दूंगी ना तो फिर ये याद नहीं रहेगा, आप नोटबुक्स में साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है ए प्रोविजन फॉर मशीनरी, सॉरी ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹21,000। मशीनरी की बात की जा रही है और आप चेक करने की मशीनरी ऊपर है, पहले पूरा पॉइंट पढ़ ले। ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 7,000, यानी उसको उस पे 7,000 का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, ठीक है। वो सोल्ड फॉर 10,000। अब आप ये देखो कि क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन है। अगर गिवन होता है तो कहाँ गिवन होता है, या तो एसेट साइड में गिवन होगा एज नेगेटिव आइटम, या फिर लायबिलिटी साइड में, एक ही बात है। अगर एसेट्स में होगा तो ब्रैकेट डाल के होगा, यानी माइनस में होगा। तो देखो भाई नोट नंबर 4 देख लो जरा, उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स के अंडर लिखा हुआ है मशीनरी की वैल्यू दे रखी है और
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमें मशीनरी का भी अकाउंट बनाना है और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है। ठीक है, तो चलिए आइए बनाएं मशीनरी का भी अकाउंट बनाइए और मशीनरी का भी बनाइए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। जरा वैल्यूज एक बार देख लीजिए कौन कौन सी है। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू कहाँ थी? मशीनरी एसेट है ना, डेबिट साइड में आएगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 1,85,000, क्लोजिंग वैल्यू 3,64,000, बैलेंस कैरी डाउन 3,64,000। प्रोविजन का भी लिख लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस है 23,000, बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस है 48,000। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अभी बैलेंसेस लिखे। क्वेश्चन क्या कहता है? ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 21,000 21,000 की उसकी कॉस्ट है। तो उस पर आप 7,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। तो जो उस पर चार्ज कर चुके हो, ये पता है ना, सेल के टाइम पर टोटल जो डेप्रिसिएशन होता है एक्यूमुलेटेड, वो एक्यूमुलेटेड के डेबिट साइड में आता है और एसेट अकाउंट के क्रेडिट में। यहां मैंने कह दिया टू मशीनरी। कितना ट्रांसफर कर चुके हो? कितना चार्ज करा है उस पर? 7,000। ठीक है, और ये 7,000 मशीनरी के भी क्रेडिट में लिखो। यहां पर क्या नाम लिखो? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना? 7,000। ऑन विच 7,000 हो गया, वॉज सोल्ड फॉर 10,000। देखिए 21 की थी, 7 का डेप्रिसिएशन लग गया, रह गई 14 की। 14,000 की एसेट को आपने 10,000 में बेचा, तो मैं यहां पे लिखो बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा भाई? 10 में बेचा। और समझ आ गया ना, लॉस ऑन सेल हो रहा है कितने का? 4,000 का। कैसे? 21 की थी, 7 का डेप्रिसिएशन लग गया, रहेगी 14 की। 14 की एसेट को 10 में बेचा तो 4 का लॉस आ गया। इधर से अब इन अकाउंट्स को बैलेंस करिए। बैलेंस करें, 21 है ना, ये 21 मतलब 65, 385, ये आ गया 385, इसका 185। तो मतलब हमने 2 लाख की मशीनरी और खरीदी है, 2 लाख की मशीनरी और खरीदी है और 10,000 की बेची है, 10,000 में बेची है। इसको करिए बैलेंस। इसका कितना आता है? 55,000 आ गया ना ये। इसमें से 23 करा माइनस, तो 32। ठीक है ना, बैलेंस करा मैंने नॉर्मल जो बैलेंस का तरीका होता है। 55 8 7 15, 55 में से 23 माइनस करा, ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाला था डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए डेप्रिसिएशन 32। ठीक है ना, 55। ये सब चीजें ना आप नोट कर लीजिए, मैं इधर कॉर्नर में लिखती जा रही हूं। टैक्स पे किया था 75 का, ठीक है, और 32 का हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और 10,000 में सेल करा और 2 लाख की हमने मशीनरी परचेज करी। ये मैंने कॉर्नर में पॉइंट्स लिख दिए, बिकॉज मैं अभी बोर्ड रब कर दूंगी, आप जो है वहां से आप नोट कर लीजिए, या आपने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है ना, अब हम शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ हो ना, तो आपको पहले अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। वैसे कॉलम्स तो यहाँ पर 2 होते हैं, पर ना मैं एक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। तो
तो हम एक डिटेल्स में सारा कुछ लिख लेंगे। वैसे होता ये डिटेल्स और ये अमाउंट। हाँ चल, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या, सबसे पहले हेडिंग डालिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको वर्किंग नोट में निकालना होता है। ये हमने फॉर्मेट में भी बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये आपको जो वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करना है। आइए वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सरप्लस। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप सरप्लस देखो तो भाई 1,20,000 से 1,25,000 हो गया, यानी इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,000 है। इसके अंदर क्या क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, क्या चीज ऐड करते हैं, एक तो क्या रिजर्व्स, इस क्वेश्चन में तो रिजर्व नहीं है। फिर ऐड करते हैं इसके बाद हम डिविडेंड, डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होता है, वो भी नहीं है। फिर हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स वो हमें क्वेश्चन में बता ही रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 73,000, यानी कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 78,000। ठीक है ना, चल आगे बढ़े। इसके बाद अब हम करते हैं ऐड, क्या चीज, ऐड एडजस्टमेंट्स, किस चीज की एडजस्टमेंट्स, फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, कि या तो वो आइटम्स नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो। इसके अंदर क्या आता है, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब ये फॉर्मेट में डिटेल में बताया था। ठीक है, वो जरूर देखो, उसके बाद क्वेश्चन करना। चल हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास, डेप्रिसिएशन वो हमने निकाला था, याद है ना, मैंने यहाँ लिख लिया था 32,000 का डेप्रिसिएशन। एक बार मैं कंफर्म भी कर लूँ ना, 25 ठीक है 32, हाँ जी डेप्रिसिएशन वो मैंने आपको अकाउंट बना के दिखाया था। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया हमारा कितना, 32,000। ये थोड़ा सा इधर लिख लो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 32,000। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल मशीनरी वगैरह अगर कम होते हैं तो देखें, अगर कम होते हैं तो इस क्वेश्चन में हाँ मशीनरी सॉरी गुडविल हमारी 30 से 20 हो गई, यानी गुडविल राइट ऑफ हुई है। गुडविल रिटर्न ऑफ, कितने की गुडविल राइट ऑफ करी भी हमने, 10,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी वो हमने निकाला था ना अकाउंट में, मैंने आपको दिखाया था। 21 की थी, 7 का डेप्रिसिएशन लग गया 14 की चीज को 10 में बेचा था तो 4,000 का आ गया हमारा लॉस ऑन सेल। ठीक है, और क्या चीज है जी, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड दोनों है इस क्वेश्चन में। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर देखिए 12% डिबेंचर 60 से 80 हो गए, 20 के बढ़ गए, वो तो एक बात है। इंटरेस्ट 12%, कोई डेट नहीं गिवन है नीचे क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर पे निकाल लो, तो 12×6 = 72, यानी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7,200 माइनस ना प्लस, सॉरी यहां पर प्लस करना है, फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, ऐसे ही 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,20,000 की हो गई, हाँ 20,000 की बढ़ गई, ये तो एक बात है। इसके अलावा 1 लाख का 10% इंटरेस्ट भी तो रिसीव करा, सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो वहां प्लस होना चाहिए, इसलिए यहां पर माइनस कर दो। ठीक है ना, ऑलराइट, तो अब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, 32, 36, 43, 43,200। ठीक है, अब इसके अंदर हम करेंगे ऐड वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जिसके अंदर हम करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज लेते हैं जिनका बिजनेस के गुड्स से डायरेक्ट लिंक है। कौन से होते हैं वो देखिए जरा,
देखिए भाई वो है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज में तो कुछ है ही नहीं, है ना। करंट एसेट्स में है क्या क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री है हमारी 60 से 47 हो गई, यानी कि 13,000 की कम हो गई तो प्लस करना है, 13,000 को प्लस करना है, ठीक है ना। कम इन्वेंट्री कम होने का मतलब सेल करा, पैसे आए। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स 65 से 51 हो गए, कम हो गए, यानी उन्होंने पैसे दे दिए, कैश का इनफ्लो हुआ। ट्रेड रिसीवेबल्स 65 से 51, कहने का मतलब है 14,000 कम हुआ ना, 14,000 कम हो गया, बढ़ा दीजिए। आगे चलिए, अदर करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 से 0 हो गए, तो ये भी कम हो गए, इनको भी बढ़ा दो। करंट एसेट्स कम होने का मतलब कैश का आना, है ना, कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 कम हो गए, 4,000 कम हो गए तो इसको भी प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। चल, तो और करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 4 4 8 और 3 11 3 31,000। एक बार देख ले, 4 4 8 3 11, ठीक है जी। तो अब हम देखें हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स कितना हुआ, टैक्स देने से पहले। तो भाई ये हो गया 0 0 2 8 और 3 11 और 1 12, 1 8 4 12 और 3 15, ठीक है ना। 1,52,200 कंफर्म कर ले एक बार, 2 8 और 3 11 और 1 12 8 4 12 3 15, ठीक है। इसमें से अब माइनस कर दीजिए लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना टैक्स पे करा, क्वेश्चन में बता ही रखा था, नहीं हमने निकाला था टैक्स जो पे किया था वो 75, वो मैंने अकाउंट बना के आपको दिखाया था, 75,000 का टैक्स हमने पे करा। अगर हमने पे करा तो फाइनली क्या बचा, 12 में से 5 गए 7, 14 में 7 गए 7, 77,200 पॉजिटिव। एक बार कंफर्म कर ले, ठीक ही लग रहा है ना, ठीक ही लग रहा है। चलो, अब इसके बाद हम चलेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी। अब हम निकालेंगे बी, तो चलिए आइए उसके लिए बनाते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जी। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, या ऐसी सारी एसेट्स जो गुड्स से रिलेटेड नहीं है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम नॉर्मली उसमें ले लेते हैं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसको छोड़ दीजिए। तो यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की एसेट्स को छोड़ दो, और गुड्स से रिलेटेड डेटर्स, बीआर वगैरह, इन सबको छोड़ दो। बाकी लोग इनकी सेल परचेज एंड इनकी इनकम्स। देखिए हमने मशीनरी का अकाउंट बनाया था, है ना, तो मशीनरी हमने परचेज करी थी, ये मैंने आपको अकाउंट में के थ्रू बताया था, परचेज ऑफ मशीनरी। हमने कितने की मशीनरी परचेज करी थी, परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख, है ना, 2 लाख। पैसे गए तो माइनस, ठीक है। आगे हमने सेल भी करा था, एक सेल ऑफ मशीनरी, वो भी हमने अकाउंट के थ्रू, वैसे नीचे इंफॉर्मेशन में भी गिवन है, सेल ऑफ मशीनरी 10,000 का इनफ्लो हुआ था पैसे का, तो वो भी प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट रिसीव करा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसे आए, ये ऑपरेटिंग में माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है ना। हमने इंटरेस्ट रिसीव करा था 10,000 का, तो ये भी हमने प्लस कर दिया। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी 1 लाख से 1,20,000 हो गई, 20,000 की बढ़ गई, तो यानी पैसा गया, हमने खरीदी ना, पैसे गए, माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिला के भाई 10 और 10 प्लस हो रहा है, माइनस हो गया, कुल मिला के हमारा जो बी आ गया ना, वो आ गया कितना, 2 लाख रुपीस का नेगेटिव। बी डाल दिया मैंने, ऐसे कर दिया।
ठीक है, हमारे पास ना डिटेल्स का कॉलम है, दूसरा कॉलम है नहीं, तो आइडियली आपको उसको आउटर कॉलम में लिखना चाहिए। चलो अब आ जाओ सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनके थ्रू जो पैसा आया गया। देखिए कौन से, देखो शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो गई, बढ़ गई ना 1 लाख की। हाँ, तो यहाँ लिखिए शेयर कैपिटल 1 लाख की बढ़ गई तो भाई बढ़ा दो, है ना, 1 लाख की बढ़ गई तो बढ़ा लो। इसके अलावा 12% डिबेंचर 60 से 80 हो गए, 20,000 के बढ़ गए, है ना, ये भी बढ़ गए, पैसा आया। क्या चीज है ये, डिबेंचर्स। अच्छा, इन डिबेंचर्स पर हमने इंटरेस्ट भी पे किया था, हमने कैलकुलेट करा था ना 7200 का इंटरेस्ट पे करा था, पैसे गए। इंटरेस्ट पेड होता है फाइनेंसिंग में माइनस होता है, कितना पे किया था 7200 पे किया था ना, तो यहाँ पर प्लस करा, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। चलो इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जी हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 2 में देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 से 6,000 का हो गया, 14,000 रुपए हमने वापस कर दिए, माइनस लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना, 20 से 6, ठीक है ना जी। ये क्या है हमारा, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। और कुछ है देख लें एक बारी, टैक्स का बात हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, शेयर कैपिटल ले लिया, डिबेंचर ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, मेरे ख्याल से तो हो ही गया। चेक कर लेते हैं जी, सी कितना है हमारा, सी है हमारा 1,20,000, तो ये पॉजिटिव है, 14 7 21, 200 नेगेटिव है, तो 20 से 20 कैंसिल है, क्या 98,800, एक बार देख लूं मैं, कंफर्म कर लें, 98,800, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो। 1,20,000 ना, और 20 1200 कट गया, 1200 कटने का मतलब है हाँ ठीक ही लग रहा है ना। चलो अब हमारे पास ए बी सी तीनों आ गए। हाँ, अब लिखिए नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या होता है वो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी यानी 77,200 प्लस 98,800 माइनस 2 लाख, क्योंकि वो नेगेटिव है, वैसे करते तो प्लस है पर नेगेटिव होने की वजह से वो माइनस हो गया। तो मैं यहाँ रफ में करके देख लूँ जरा एक बारी, यहाँ कर लेते हैं ना। यहाँ हमने क्या बोला, हमने बोला 77,200 पॉजिटिव है, 98,800 पॉजिटिव है, और वो 2 नेगेटिव उसके बाद में लेते हैं। 8 2 10, 8 8 16, 1 8 9 17, 1,76,000 तो आ गया पॉजिटिव और 2 लाख आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो यानी 24,000 आ गया, मेरे ख्याल से 24,000 आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। देख लीजिए, अभी कैलकुलेशन साथ साथ चेक करते रहना। मैंने इसको और इसको प्लस करा, ए और सी को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, बी नेगेटिव है ना, इसको माइनस करा। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड। देखें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा ये तो देख ले पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, 2 लाख बढ़ा था ना तो नेगेटिव आ गया ना, ये भी ध्यान रखना, साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा ना। अच्छा जी, इसके अंदर आपने 49,000 करा प्लस, ओपनिंग बैलेंस करा प्लस, तो 24 नेगेटिव है, 49 पॉजिटिव है, तो मैं दोनों को माइनस करूं तो कितना आ गया, 25,000 आ गया। ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये यहाँ पर आपको लिखना है 49 के सामने ओपनिंग बैलेंस, ये मैंने आपको उसमें बताया था फॉर्मेट में, ये छोटी छोटी बातें जो फॉर्मेट में बताया था उनको तो ध्यान रखिएगा। मेरा अभी का फोकस जो है ना वो ज्यादातर ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया है, ठीक है। तो ये हमने करा भाई, जिसके अंदर हमने एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले ली, इंटरेस्ट के पॉइंट्स भी ले लिए। अच्छा क्वेश्चन हो गया, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद खुद भी प्रैक्टिस करनी है,
बार बार मैं आपको हर वीडियो में ये बात मैं कहती हूँ, अकेले देखने से बात नहीं बनेगी, देखना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करनी है। फिर अपने सामने क्वेश्चन रखिए और फिर खुद करके देखिए और फिर वीडियो से टैली करिए जहाँ जहाँ आपका आंसर नहीं आता। दिस इज द राइट अप्रोच। अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है ना क्वेश्चन को कर समझे, पहले तो समझना जरूरी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी देखना है, फिर क्वेश्चन कैसे करा गया उसको समझना है और फिर उसके बाद अपने आप करना है इसी क्वेश्चन को पहले, फिर उसके बाद कोई डिफरेंट क्वेश्चन किसी और बुक से लेकर करना है। ठीक है व्यूअर्स, मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा, तो इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, हम भी आपके लिए और क्वेश्चंस कर दिखाते रहें आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।